अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, बंगाल गवर्नर धनकर सेट टू बी न्यू वाइस प्रेसिडेंट, बीजेपी हेल्स किसान पुत्र। तो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जगदीप धनकर, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी हैं। द बीजेपी सैटरडे अनाउंस्ड वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनकर एज द एनडीए's वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और एनडीए के पास यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो ये ही यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। और ये यहाँ पर सक्सीड करेंगे एम वेंकैया नायडू को, जिनका टर्म एंड हो रहा है अगस्त 10 को। इससे ज़्यादा फर्स्ट न्यूज़ में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, आप लक्ष्मीकांत से वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ लेना। नेक्स्ट है, ऑपोजिशन स्पेस श्रिंकिंग हॉस्टिलिटी नॉट हेल्दी डेमोक्रेसी से सीजीआई। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ इश्यूज बताए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। स्टेटिंग दैट पॉलिटिकल ऑपोजिशन ट्रांसलेटिंग इनटू हॉस्टिलिटी इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, और बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, जो कि पहले थी लेकिन आज नहीं है। दैट देयर यूज्ड टू बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, बट द ऑपोजिशन स्पेस वॉज नाउ डिमिनिशिंग। A strong parliamentary democracy demands कि opposition भी होना उतना ही ज़रूरी है। He said, adding that laws were now being passed, और लॉस पास होने से पहले कोई भी यहाँ पर डिटेल डेलिब्रेशन नहीं होता, ना ही कोई यहाँ पर स्क्रूटनी होती है। तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसीलिए ज़रूरी है, बेसिकली हर ग्रुप का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इवन मिनॉरिटी है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अबाउट इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ वेयर द मिनॉरिटी इज नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द मेजॉरिटी। मॉडर्न डेमोक्रेसी, द पीपल एक्सपेक्ट द कोर्ट टू स्टैंड एज अ काउंटर वेट टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस। फिर ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। पॉलिटिकल ऑपोजिशन शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू हॉस्टिलिटी, जो कि हमें इस समय विटनेस करने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिगार्डिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ 80% जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल हैं, बेसिकली वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो आउट ऑफ 6.10 लाख प्रिजनर्स इन इंडिया, अराउंड 80% आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो बेसिकली हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा इनकार्सरेशन हो रहा है। Prisons are black boxes. Prisoners are often unseen, unheard citizens. Prisons have different impacts on different categories of prisoners, particularly जो कि यहाँ पर marginalized community को belong करते हैं। अगर हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें तो हमारा प्रोसेस ही इतना लंबा होता है कि प्रोसेस ही एक तरीके का पनिशमेंट बन जाता है। हेस्टी इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं, बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है उसमें ही जो इंसान है वो बहुत टाइम तक यहाँ पर इनकार्सरेशन में रहता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वही यहाँ पर पनिशमेंट बन जाता है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस के हैं किरण रिजिजू, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ओल्ड लॉज जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि ऑब्सोलीट थे, उनको ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा जो केसेस हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, तो उनको यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इसमें सीजीआई का ये कहना है कि पेंडिंग केसेस ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरा जो वैकेंसीज़ हैं उनको गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करके भर दे। तो रेजिंग द इशू ऑफ हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, ही सेड द टोटल पेंडेंसी इन द कंट्री इज अबाउट टू टच 5 करोड़। तो इसमें यह कहा गया कि जुडिशियल वैकेंसीज की प्रॉब्लम है और दूसरी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? वी नीड ए होलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन, और जो प्रिजन सिस्टम है उसका मॉडर्नाइजेशन। एज स्टार्टअप्स कंप्लेन, गवर्नमेंट लुक्स टू ईज डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। जो ड्राफ्ट बिल है, तो ड्राफ्ट बिल ये मैंडेट करता है कि जो भी यहाँ पर एंटिटीज़ पर्सनल डेटा से डील कर रही हैं उन्हें वो पर्सनल डेटा इंडिया में रखना पड़ेगा। तो एज स्टार्टअप्स डील विद ओवरसीज एंटिटीज़, तो अगर डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स होंगे तो उसकी वजह से जो इनोवेशन है वो यहाँ पर हर्ट हो सकता है कि किसी आप फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक कंडीशन है कि आपको पूरा डेटा इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग कंप्लेंट्स बाय मेनी इंडियन स्टार्टअप्स दैट डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स इन द करंट ड्राफ्ट ऑफ द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़्यादा कंप्लायंस इंटेंसिव है, और ये यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हार्म कर रही हैं। अंडर द ड्राफ्ट बिल, एंटिटीज डीलिंग विद यूजर्स पर्सनल डेटा, तो उनको मैंडेट किया गया है कि उनको उस डेटा की कॉपी इंडिया में स्टोर करनी होगी। पर्सनल डेटा इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन। बेसिकली पर्सनल डेटा वो होता है जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वी हैव रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स फ्रॉम स्टार्टअप्स जिनका ये कंसर्न है कि कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर
ये जो लोकल डेटा रिक्वायरमेंट्स वाला कंप्लाइंस होगा तो उसकी वजह से इनोवेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो फ्लैगिंग द नीड टू बैलेंस प्राइवेसी एंड इनोवेशन, द ऑफिशियल सेड दैट द यूरोपियन यूनियंस जीडीपीआर, तो ये जीडीपीआर किसका है? यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, और वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हैं। तो ये कहा गया है कि जो जीडीपीआर है वो इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेसी का तो कंसर्न ठीक हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती इनोवेशन में, जो कि हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं देखने को मिल रहा है। तो जनरल कंसेंसस इज दैट जीडीपीआर रिक्वायर्स हैवी कंप्लायंस एंड एज अ रिजल्ट हैज पुट इम्पेडिमेंट्स टू इनोवेशन इन द रीजन। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और गवर्नमेंट किसी भी तरीके का हर्डल यहाँ पर क्रिएट नहीं करना चाहती है। और इसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं वो थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और हो सकता है कि जो स्टार्टअप्स थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सर्विसेज इंडिया में ना हो। और ऐसे में अगर ये रिक्वायरमेंट हो कि लोकलाइजेशन आपको करना है तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर हार्म हो सकता है। लीविंग द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पावर टू डिटरमाइन कि कौन सा डेटा यहाँ पर क्रिटिकल पर्सनल डेटा होगा, तो इस वजह से जो अब्यूज़ ऑफ पावर हो सकता है बाय द स्टेट, तो एक ये कंसर्न है। डेटा प्रोटेक्शन बिल इज अंडर कंसिडरेशन आफ्टर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल इशूड अ वर्जन लास्ट ईयर। इसके अलावा जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था 2018 में, वो एक कमेटी लेड की गई थी बाय फॉर्मर जज जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, तो उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया था डेटा प्रोटेक्शन बिल का। बट टुडे वी हैव द आईटी रूल्स। इसके अलावा हमारे पास डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के भी ड्राफ्ट रूल्स हैं जो कि यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा से यहाँ पर डील करेंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ड्राफ्ट बिल में एक प्रोविजन ये है कि जो भी डेटा है इंडिया से रिलेटेड वो आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा और उसकी एक कॉपी इंडिया में होनी चाहिए। तो बेसिकली इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हार्म होगा, तो गवर्नमेंट इसको रिव्यू करेगी कि इसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यमुना का फ्लड प्लेन है। तो फ्लड प्लेन आपको पता है क्या होता है। फ्लड प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, और फ्लड प्लेन बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करता है जब लेवल ऑफ वाटर राइज होता है। तो flood plain provides space for water when the level of the river rises, and constructions on the flood plain की वजह से जो flow of water है वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, इसीलिए flood plain के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो बस यही यहाँ पर इशू बताया गया कि फ्लड प्लेन के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यमुना के फ्लड प्लेन को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट अ लुक एट द पोस्ट प्रोविजंस एंड द पास्ट। इलेक्शंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट शेड्यूल्ड हैं फॉर August 6। ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट एज सच नहीं मिलते हैं। हाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बाद भी हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है। द वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज हिज और हर पावर्स फ्रॉम आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में ये मेंशन है, Article 64 goes on to confer upon the post the power to be ex officio chairman of the Council of States। तो जो यहाँ पर बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट होगा वही यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो चेयरमैन होगा वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होगा। वोट कौन करता है? तो बेसिकली जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसमें होते हैं एमपीज। तो वाइस प्रेसिडेंट इज पिक्ड ओनली बाय द एमपीज थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वोटिंग का क्या सिस्टम होता है? तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोविजन इफ द पोस्ट फॉल्स वेकेंट। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट हो जाती है तो कोई उसका डायरेक्ट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अगर ऑफिस वेकेंट हो जाता है या वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने लगते हैं, तो उसके लिए कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है। However, the Constitution does have a provision कि अगर चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अगर सीट वेकेंट हो जाती है तो यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे। तो डिप्टी चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द राज्यसभा ऑथोराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट कैन परफॉर्म द चेयरपर्सन्स ड्यूटीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो मेंशन है कि अगर यहाँ पर काउंसिल ऑफ द स्टेट की जो सीट है वो अगर वेकेंट हो जाती है तब यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन या कोई भी राज्यसभा का मेंबर जो कि प्रेसिडेंट ऑथोराइज करते हैं वो यहाँ पर चेयरपर्सन की ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो यहाँ पर पोजीशन है वो यहाँ पर वेकेंट हो जाती है तो क्या होगा। तो देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म। या तो फिर यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। इंक्रीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू डेवलप एग्रीकल्चर।
तो कोऑपरेटिव्स जो हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करनी है टू एग्रीकल्चर. ऑब्जर्विंग दैट कोऑपरेटिव्स वर सेट अप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, and he asked agriculture and rural development banks to focus on extending long term finance to projects such as irrigation and infrastructure. इसके अलावा डेटाबेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप किसी भी सेक्टर का एक्सपेंशन नहीं कर सकते जब तक आपके पास डेटाबेस नहीं है. तो डेटाबेस के लिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल PACS का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमें इंक्रीज़ करनी है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो जाएगा जब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिल पाएगी. तो देयर आर मैनी लार्ज स्टेट्स जहाँ पर बैंक्स कोलैप्स कर गई हैं, तो इस एस्पेक्ट को भी यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है. कैपिटल की कमी नहीं है, तो कोई दर्द ऑफ कैपिटल नहीं है, तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास फाइनेंसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ फाइनेंसिंग हैज़ कोलैप्स, तो उसको ही रिवाइव करना है. यहाँ पर आगे चलते हैं हम. इस एडिटोरियल में एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं. पहला आई एम मोहम्मद जुबैर. तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने कुछ क्लेम बताए हैं, फिर कहा है कि ये क्लेम रॉन्ग है, फिर ऑथर ने बताया है कि ये क्लेम पूरी तरीके से गलत है, फिर यहाँ पर ऑथर ने फैक्ट चेकिंग की, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बैड डेज फॉर डायनेस्टीज, तो यहाँ पर राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पर क्यों जाते हैं उसको क्वेश्चन किया गया है कि ऐसे तो अपोजिशन बिल्ड नहीं हो पाएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है कि गोटबाय राजपक्षे यहाँ पर सिंगापुर चले गए, फिर मॉलडीव्स फैले गए, फिर सिंगापुर चले गए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट आई एम 40 एंड आई एम सिंगल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. सेंटर इंटरवीनिंग टू क्वेश्चन रुपी स्लाइड बूस्ट डॉलर इनफ्लोज. तो जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा स्लाइड कर रहा है. तो रुपी स्लाइड करने का एक मेजर रीज़न ये है कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रही है, और वो अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रही है जिसकी वजह से इंडिया से FPI का कैपिटल आउटफ्लोज हो रहा है, और इसकी वजह से डॉलर जो है वो यहाँ पर अप्रिशिएट हो रहा है और रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है. So with the rupee weakening to record low levels and the RBI reportedly preventing it from falling below 80 against the US dollar last week, तो अब RBI कैसे यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि 80 से नीचे ना जाए. तो बेसिकली RBI अपने फॉरेक्स से कुछ डॉलर्स मार्केट में सेल कर दे रहा है. Government sources said that the center and the reserve bank have been taking steps to attract dollar inflows, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा कम किया जा सके. The US dollar has strengthened not only against Indian rupee but major currencies के अगेंस्ट हम देखें तो US डॉलर यहाँ पर स्ट्रेंथन हुआ है. आगे चलते हैं. फूड सिक्योरिटी G20 फाइनेंस चीफ्स रीच स्ट्रॉन्ग कंसेंसस. तो G20 के फाइनेंस चीफ्स की मीटिंग हुई है, तो उनका यही कहना है कि हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है. तो ग्रुप ऑफ G20 मेजर इकॉनमीज फाइनेंस चीफ्स ऑन सैटरडे प्लेज टू एड्रेस ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी. अब ये जो 20 आपको कंट्रीज़ देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें 20 कंट्रीज़ नहीं है, 19 कंट्रीज़ और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है. विद क्वेश्चंस ग्रोइंग अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द G20 इन टैकलिंग द वर्ल्ड्स फूड मेजर प्रॉब्लम्स, तो उनका ये कहना है कि हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो G20 विल सेट अप अ जॉइंट फोरम बिटवीन फाइनेंस एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स टू एड्रेस फूड एंड फर्टिलाइजर सप्लाई इशू. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि इंप्लीमेंटेशन के लिए इनके क्या स्टेप्स हैं, तो अभी तक इन्होंने यही कहा है कि हम एक जॉइंट फोरम बनाएंगे. अब हम आगे चलते हैं. एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि डेट डिस्ट्रेस में हैं. 30% ऑफ एमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ और लगभग 60% ऑफ लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर डेट डिस्ट्रेस में हैं. यहाँ पर एक तरीके का डेटा भी है जिससे हमें पता चलता है कि कितने सारे कंट्रीज़ डेट डिस्ट्रेस में हैं. तो अ डजन कंट्रीज़ आर इन द डेंजर जोन, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पहले से डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, रशिया, सरीनाम, ज़ैम्बिया, लेबनान. तो ये कंट्रीज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर डेंजर जोन में हैं. तो हमें ये पता चलता है कि जो डेट क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना में, इसके अलावा यूक्रेन में, इजिप्ट में, केन्या में, इथोपिया में, तो हर जगह हमें डेट क्राइसिस देखने को मिल रही है. अब इकोनॉमिक कोलैप्स क्यों हो सकता है? बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है. मैनी नेशंस कैन स्टिल डॉज डिफ़ॉल्ट. तो ऐसा वेटरन्स का मानना है कि कुछ नेशंस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट को डॉज कर सकते हैं और हो सकता है कि उनसे डिफ़ॉल्ट ना हो, स्पेशली इफ़ ग्लोबल मार्केट्स काम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती रहे. तो जिसकी वजह से कुछ नेशन यहाँ पर डेट क्राइसिस में नहीं जाएंगे. अब हम आगे चलते हैं. वोंट लेट चाइना एंड रशिया डोमिनेट वेस्ट एशिया. तो ये यहाँ पर जो बाइडन का कहना है. हाई ऑन बाइडन्स एजेंडा फॉर द ट्रिप हैज़ बीन फाइंडिंग अ वे टू ब्रिंग डाउन ऑयल प्राइजेस. तो बेसिकली जो बाइडन सऊदी अरेबिया गए थे, तो इनका मेन एम ये था कि जो ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इनको कम करना है. तो ऐसे में सऊदी अरेबिया से ये कहा जाए कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दो. हाउएवर ही लेफ्ट आउट द मिडिल ईस्ट विदाउट सिक्योरिंग एन इमीडिएट प्लेज बाय द सऊदी अरेबिया. लेकिन इन्हें कोई भी प्लेज अभी तक नहीं मिली है सऊदी अरेबिया से कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल आउटपुट इंक्रीज़ करेगा.
President Biden declared on Saturday that the US would not cede the Middle East to China or Russia. तो बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि यूएस जो है मिडिल ईस्ट में चाइना और रशिया को ये स्पेस एक्वायर करने नहीं देगा. बाइडन हाउएवर फेल टू सिक्योर कमिटमेंट्स टू अ रीजनल सिक्योरिटी एक्सेस. ना ही यहाँ पर इमीडिएट ऑयल आउटपुट को कैसे इंक्रीज किया जाए उसके बारे में भी यहाँ पर बाइडन कोई भी प्लेज नहीं ले पाए हैं. ही अनाउंस्ड $1 बिलियन इन यूएस एड टू एलिविएट हंगर इन द रीजन. तो यहाँ पर कुछ एड प्रोवाइड की गई है और इन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन राइट्स को आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है. इस्लाम इन चाइना मस्ट बी चाइनीज़ इन ओरिएंटेशन. तो बेसिकली यहाँ पर शी जिनपिंग का ये कहना है कि सिनिसाइजेशन होना ज़रूरी है. तो जो भी रिलीजन है वो अकॉर्डिंग टू चाइना होने चाहिए. तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज़ आस्क्ड ऑफिशियल्स टू स्टेप अप एफर्ट्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल कि इस्लाम जो चाइना में होगा वो चाइनीज़ इन ओरिएंटेशन होगा एंड रिलीजन्स जो कंट्री में होंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो यहाँ पर सोच है उसको ही वो फॉलो करें. शी विजिटेड द वॉलेटाइल जिनजियांग रीजन जहाँ पर उघियर्स मुस्लिम रहते हैं और उघियर्स मुस्लिम ने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि वहाँ पर हान चाइनीज़ लोग आकर रहने लग गए थे. फिर उघियर्स मुस्लिम का कल्चरल जेनोसाइड शुरू कर दिया और इन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स में उघियर्स मुस्लिम को डाल दिया. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एडवोकेटिंग द सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम. जिसका मतलब ये है कि जो भी रिलीजन में जो भी टीचिंग्स होंगी वो यहाँ पर रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अब हम आगे चलते हैं. पुतिन एम्स टू शेप अ न्यू जनरेशन ऑफ सपोर्टर्स थ्रू स्कूल्स. तो यहाँ पर बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है रशिया में जहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो रशिया रिवाइव हुआ है वो अंडर व्लादिमीर पुतिन हुआ है और क्रीमिया को कैसे एनेक्स किया. तो ऐसी कुछ वॉर स्टोरीज दिखाई जाएंगी. तो स्टार्टिंग इन फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स क्रॉस रशिया विल सून सिटिंग थ्रू वीकली क्लासेस फीचरिंग वॉर मूवीज एंड वर्चुअल टूर्स थ्रू क्राइमिया. तो बेसिकली यहाँ पर रशिया की रीबर्थ बताई जाएगी जो कि अंडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हुई है. तो बच्चों का सोशलाइजेशन स्टार्टिंग से ही किया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो कितने ज़्यादा ग्रेट लीडर है, उन्होंने कंट्री के लिए क्या क्या किया. इसके अलावा रशिया में अगर कोई भी वॉर के अगेंस्ट बोल रहा है या कुछ भी कह रहा है तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनको यहाँ पर जेल में डाल दिया जा रहा है. But nowhere are these ambitions clearer than in the Kremlin's race to overhaul how children are taught at Russia's 40,000 public schools. तो ये है न्यूज़ एंड ये लास्ट न्यूज़ थी. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट पेज पर हमने वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया. तो वाइस प्रेसिडेंट आपको रिवाइज करना है लक्ष्मीकांत से. फिर हमने यहाँ पर सीजीआई ने कुछ इश्यूज़ की बात की. तो पहला ये इशू है कि जो अपोजिशन का स्पेस है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. ज़रूरी है अपोजिशन होना चाहिए अगर हमें हेल्थी डेमोक्रेसी चाहिए. दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की है कि हमारे यहाँ 80% जो प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल हैं और जो प्रोसेस हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वही एक तरीके का पनिशमेंट बन जाता है. तीसरी बात केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो उसके लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और यहाँ पर जो जुडिशियल वैकेंसीज हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है. फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है उसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हर्ट हो रहा है. तो गवर्नमेंट इस प्रोविजन को जो ड्राफ्ट बिल में है तो इसको वापस से रिव्यू करेगी कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स जो हैं क्या उसको थोड़ा ईज़ करने की ज़रूरत है. क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो थर्ड पार्टी कंपनी से अगर कोई हेल्प लेते हैं और वो अगर फॉरेन में एसोसिएटेड है तो ऐसे में लोकलाइजेशन नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर हमने फ्लड प्लेन्स डिस्कस किए कि फ्लड प्लेन्स इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और अगर फ्लड प्लेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. फिर यहाँ पर हमने वाइस प्रेसिडेंट देखा जो कि आर्टिकल 63 में मेंशन है. कोई भी डायरेक्ट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो उनकी सीट वेकेंट हो जाती है और वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज करने लगते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग मेंशन है कि अगर काउंसिल का जो चेयरपर्सन है अगर उनकी पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो कैसे क्या होगा तो उसके बारे में मेंशन है. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट हो जाती है तो उसके बारे में मेंशन नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. इंक्रीज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू डेवलप एग्रीकल्चर. तो इसके लिए फॉर एग्जांपल PACS का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, डेटाबेस को कलेक्ट किया जा रहा है. तो ये सब यहाँ पर किया जा रहा है. फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था. यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लाइड कर रहा है. तो उसका रीज़न हमने देख लिया कि इंडिया से बहुत ज़्यादा FPI कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं. तो किसी तरह हमें जो डॉलर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारा जो रुपी स्लाइड है वो यहाँ पर कम हो सके. फिर G20 फाइनेंस चीफ्स का ये कहना है कि हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है. इसके अलावा चाइना में ये कहा गया है कि जो रिलीजन होगा वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग होगा, चाइनीज़ पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. बाइडन का ये कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट का स्पेस है वो हम यहाँ पर चाइना या रशिया को वहाँ पर एक्वायर करने नहीं देंगे और जो US है उस स्पेस को एक्वायर करेगा. तो ये यहाँ पर इनका कहना है. बाकी इनकी एक ये था मोटिव कि हम सऊदी अरेबिया जाएंगे
और जो यहाँ पर ऑयल आउटपुट है उसको बूस्ट कराएंगे, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस है वो कंट्रोल में आ सकें। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रशिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, तो बेसिकली बच्चों को ऐसे सोशलाइजेशन किया जा रहा है जिससे कि बच्चे ये बिलीव करें कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ग्रेट लीडर है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।